तो नीट का रिजल्ट आ चुका है और सब स्टूडेंट्स के दिमाग में ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन काउंसलिंग का। एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है तो और क्या ऑप्शंस है, जैसे बीडीएस या बीएमएस, और उनकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑनेस्ट काउंसलिंग सेशन विद हमारे एक्सपर्ट काउंसलर डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो हम सारी काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स यहाँ पे सब बात करने वाले हैं। तो हेलो पुलकित शर्मा जी। हेलो सर, कैसे हो आप? हाय सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? फाइनली आज रिजल्ट आ ही गया है नीट का। हाँ सर, मतलब एक्सपेक्टेड था। वैसे 14 जून एनटी ने बता भी रखा था और सही टाइम पे रिजल्ट आज आ भी गया। तो एक्सपेक्टेड जो हम सोच रहे थे मार्क्स वाली रेंज, जो ज्यादा स्टूडेंट्स फंसेंगे वो कहीं 520 से लेके 530 540, उसी रेंज में ऐसा देखने को मिला है। बल्क जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे आके फंसे हैं और हाँ कट सर, ऑफ भी यहीं से कहीं से निकलेगा। तो बिल्कुल। काउंसलिंग के बारे में, जैसे एमबीबीएस की काउंसलिंग जो है, दो काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है और एक स्टेट लेवल काउंसलिंग होता है। तो ऑल इंडिया में 15% सीट्स होती है और स्टेट में 85% सीट्स होती है। यस सर। तो दोनों पैरेलली चलते हैं, तो क्या दोनों की फीसेस भी अलग अलग डिपॉजिट्स होती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें एक्चुअली होता है कि आपके पैरेलल काउंसलिंग स्टार्ट होती है। थोड़ा पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट होगा, फिर ऑल इंडिया का सेकंड होगा, फिर स्टेट का सेकंड होगा। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलती है। और रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो दोनों के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अलग अलग सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी काउंसलिंग के कुछ महीने बाद रिफंडेबल होती है। कितनी होती है वो सिक्योरिटी अमाउंट? सिक्योरिटी अमाउंट सर फॉर द गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग होती है, डिपेंड करती है स्टेट पे। गवर्नमेंट के लिए आप 10,000 के आसपास मोस्टली स्टेट्स में इस तरीके की होती है, और प्राइवेट के लिए आपकी कुछ स्टेट में 1 लाख, कुछ स्टेट में 2 लाख तक होती है। ओके, ओके, ठीक है। तो लगभग क्या स्कोर रेंज तक हो उन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठना चाहिए, किन को स्टेट में बैठना चाहिए, या फिर दोनों ही काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को इक्वली प्रेफरेंस देनी चाहिए? सर, इसका आंसर अगर मैं दूं तो थोड़ा डिटेल में मुझे देना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि जैसे स्कोर बच्चे का आया है उसके पास में डेफिनेटली दो ऑप्शन है, ऑल इंडिया कोटा से ले ले या स्टेट कोटा से ले ले। अब बिल्कुल। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जिनके स्टेट की कट ऑफ ज्यादा है, जैसे हम्म। दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ। जैसे उनके बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं, 25,000 रैंक, 24,000 रैंक, ऐसे बच्चों के पास में स्टेट का ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि उनके जो भी ऑप्शन है सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से है। पर बिल्कुल। आपको तो पता नहीं है कि आपके स्टेट की कट ऑफ क्या जाने वाली है। बिल्कुल नहीं पता आपको, तो ऐसे में आपको दोनों ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। जब आप इतने साल, 2 3 4 साल मेहनत करते हो एक एग्जाम के लिए, तो वो होता है ना कि दोनों हाथों में लड्डू रखो और लास्ट में जो आपको बेटर लगे उसको आप प्रेफर करो। आपको थोड़ा सा प्रॉपर दोनों काउंसलिंग को मैनेज करके लेके चलना पड़ता है। पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही काउंसलिंग के भरोसे चलो। जब आपने एग्जाम दिया है, अच्छा स्कोर किया है, तो डेफिनेटली आपको दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल। और दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ कुछ इसमें होता है, फर्स्ट राउंड जो है वो फ्री राउंड, और सेकंड राउंड में ऐसा कुछ होता है कि आप जो ऑप्शन आपको मिला है वो छोड़ नहीं सकते। हाँ सर, इवन फीस बेसिकली। भी जो हमने डिपॉजिट की होती है तो वो भी शायद हम्म। रिफंड नहीं मिलता है। तो वो क्या हाँ, होता है? तो सर जैसे ऑल इंडिया का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्योंकि स्टेट के रूल हर स्टेट के थोड़े अलग अलग है। ऑल ओके। इंडिया का बताऊं तो फर्स्ट राउंड में जैसे आपको कॉलेज मिला, आपकी जो भी रैंक है उस पर आपको कोई कॉलेज मिल गया। लेट से अगर मैं राजस्थान से हूँ, मुझे झांसी का कॉलेज मिल गया, और मैं झांसी के कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना चाहता, पहले मैं अपने राजस्थान के राउंड 1 का रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि राजस्थान में मुझे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो हम्म। मेरे पास ऑप्शन रहेगा, मैं झांसी का कॉलेज छोड़ दूँ। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं घर से फ्री एग्जिट कर सकता हूँ। और ठीक है। सेकंड राउंड में बिना फीस जमा कराए मैं दोबारा चॉइस फिल कर सकता हूँ ऑल इंडिया में। ठीक तब है। तक मुझे अपने स्टेट का रिजल्ट पता लग जाएगा। फिर अगर मैंने सेकंड राउंड में भी ऐसा ही किया, सेकंड राउंड में मुझे कोई कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे मध्य प्रदेश का कोई कॉलेज अलॉट हुआ, भोपाल का कॉलेज अलॉट हुआ, और अगर मैं भोपाल नहीं गया हम्म। और अगर मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया, तो फिर क्या होता है कि सेकंड राउंड में जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होती है 10,000, वो हम्म। फोरफिट हो सकती है। वो अच्छा। आपको नहीं मिलेगी, पर इससे आपकी एलिजिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके, फ्रेश आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके वापस से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। पर थर्ड राउंड में भी आपने ऐसा करा,
थर्ड राउंड में भी आपको कॉलेज मिला, आपने पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब हम्म ज्वाइन नहीं करा उसमें, हम्म तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, फिर आप उस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अच्छा। काउंसलिंग प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो जैसे जैसे राउंड बढ़ता है वैसे वैसे रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। फिर काउंसलिंग भी उनको 3-4 राउंड में खत्म करनी है। ऐसे तो बच्चे खेलते रहेंगे एक राउंड के बाद दूसरा राउंड, तो हाँ ये चीज होती है। बिल्कुल। तो एक होता है कुछ ऐसा सुनते हैं, कुछ ओपन स्टेट होते हैं और कुछ सेमी ओपन होते हैं, कुछ मतलब सेकंड राउंड के बाद ओपन होते हैं, तो वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है? बिल्कुल सर, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो हर कॉलेज की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में कंट्रीब्यूट करती हैं, हम्म जिसके लिए हर स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा का है किसी भी स्टेट का, वो एलिजिबल है उन हम्म 15% सीट्स के लिए। बाकी ये जो ओपन स्टेट की टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली आपके प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जैसे कोई स्टेट है, यूपी स्टेट की अगर मैं बात करूँ, वो हम्म उसको ओपन स्टेट अपन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए ओपन है क्योंकि उसके प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सकता है, जबकि मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। ये थोड़े क्लोज स्टेट्स में कंसीडर करे जाते हैं। तो कुछ स्टेट है जो ओपन है, जहाँ पे आप ले सकते हो एडमिशन और फर्स्ट राउंड से ले सकते हो, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस देते हैं अपने स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में, और हम्म फिर अगर उनकी सीटें वैकेंट रह जाती है तो फर्दर सेकेंड और थर्ड राउंड से अदर वो स्टेट के ओपन कर बच्चे। देते हैं। हाँ हम्म तो इसका मतलब ये ओपन वाला जो टर्म है ये प्योरली सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के हाँ, लिए है, वो भी कुछ स्टेट्स में ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी होता है, एनआरआई कोटा टाइप का भी सुनते हैं, तो वो भी क्या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, या कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होता है एनआरआई कोटा? सर एनआरआई कोटा जैसे मैं बात करूँ तो कुछ कॉलेजेस में है आपके एनआरआई कोटा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जो नए कॉलेजेस हैं, जो एक तरीके से राजस्थान के नए कॉलेजेस हैं 2018 के बाद में ओपन हुए हैं। हम्म 2018 से पहले आपके कुछ कॉलेजेस में अभी खुला है, पर वो पहले नहीं हुआ करता था। जो पुराने कॉलेज हैं उनमें भी कुछ एनआरआई की सीट्स आई हैं, पर वो भी 2018 के बाद ही आई हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है, एनआरआई कोटा की कुछ सीटें होती हैं। तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में आपकी एनआरआई कोटा की सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो उसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम चला जाता होगा? हाँ, उसमें कट ऑफ काफ़ी कम चला जाता है, पर फीस बहुत ज़्यादा होता है सर उसमें। मतलब लगभग आपका 1.25 करोड़ के आसपास फीस चले जाता अरे, है ना। तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ सर। तो ऐसे ही मैनेजमेंट सीट भी होता है जिसको सेमी गवर्नमेंट सीट बोलते हैं, तो क्या ये हर गवर्नमेंट कॉलेज में होता है या किसी किसी में होता है? ये सर स्टेट पे डिपेंड करता है। बेसिकली कुछ स्टेट्स में ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे बच्चों की फीस कम करी जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और हम्म कुछ स्टेट में ऐसा है कि उनको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट फीस पे दी जाती है। दोनों तरीके की चीजें हैं, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फीस कम करके सेमी गवर्नमेंट की फॉर्म में सीट देना, या हम्म फिर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर स्कॉलरशिप की फॉर्म में चीज देके उनकी फीस कम करना। जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूँ, तो राजस्थान में जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं सब कुछ सेम है। गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों के साथ ही आप बैठोगे, जिनकी अच्छी मेरिट है, जिनकी अच्छी रैंक है, उनके साथ ही आपका एडमिशन होगा। सेम वो डिग्री मिलेगी, सब कुछ सेम ही सेम होगा। डिग्री, सेम हॉस्टल, सब कुछ सेम, हाँ, बस फीस में फर्क होगा। फीस में फर्क होगा। बस इतना वो बस डिफरेंस। आपको पता होगा और आपकी जेब को पता होगा, बाकी किसी को पता नहीं हाँ, लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस फीस का डिफरेंस है। जिसके स्कोर थोड़ा सा अच्छा है उसकी फीस कम है, जिसका स्कोर थोड़ा कम है उसको एक तरीके से कम बजट में, बजट तो वैसे भी 45-50 लाख होता है वैसे तो, पर हम्म अदर प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम बजट में एक प्लस अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट की डिग्री मिलेगी आपको, गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री मिलेगी, तो फर्क तो बिल्कुल। रहता ही है। तो इसमें मार्क्स जो है वो थोड़े से कम जाते होंगे ऑब्वियसली। मार्क्स डेफिनेटली कम जाते हैं सर, पर इतना भी कम नहीं जाता, क्योंकि जो बजट है वो 45 लाख के आसपास है राजस्थान की, अगर बिल्कुल। मैं बात करूँ तो 45 लैक्स आप देखोगे तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आधे से भी कम है। हम्म साथ में गवर्नमेंट कॉलेज का टैग जैसे आपने बताया, तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में इसको प्रेफर करते हैं। तो इसकी कट ऑफ आप ये मान के चलो, गवर्नमेंट से अगर आपके 30, 35, 40 मार्क्स तक यदि कम है, तो आप हम्म उस रेंज में हो कि इन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चों को डाउट होता है कि जैसे लो कट ऑफ वाले कुछ स्टेट्स होते हैं, जैसे एमपी होता है और यूनियन टेरिटरी में गोवा है, असम है, तो इनके लो कट ऑफ जाते हैं। तो क्या हम ऑल इंडिया कोटा से इनमें अप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर उनका स्टेट सपोज है राजस्थान जहाँ पे हाई कट ऑफ जाता है, तो क्या यस सर। वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या वहाँ उनके चांसेस बढ़ जाएंगे? हाँ सर, ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एक चीज समझनी होगी कि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा की, जैसे आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया,
हम्म। मध्य प्रदेश के 85% स्टेट कोटा की कट ऑफ काफी कम है, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है। हम्म। इस वजह से वहाँ की कट ऑफ कम है, पर जो 15% सीटें ओपन है वो इंडिया के सभी बच्चों के लिए ओपन है। हम्म। राजस्थान के बच्चे जिनको राजस्थान में नहीं मिल रहा वो भी एमपी में ट्राई कर रहा है। हम्म। दिल्ली जिसकी कट ऑफ 6000 पे खत्म हो गई वो भी एमपी हम्म। में ट्राई कर रहा है। हरियाणा की कट ऑफ जिसकी काफी ज्यादा है, 18,000 के आसपास है, वो भी ट्राई कर रहा है। और बहुत सारे बिहार के बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में इतने ज्यादा बल्क में बच्चे होते हैं, तो सेम कॉलेजेस की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलग होती है, स्टेट कोटा के अलग थ्रू अलग होती है। तो जो हम्म। बच्चों की कट ऑफ आपने कम बताई मध्य प्रदेश की, स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो उनकी लो कट ऑफ है, वो स्टेट कोटा के थ्रू है, स्पेसिफिक कोटा है उनके पास में। जिसका वो स्टेट का डोमिसाइल है सिर्फ उसी को फायदा होगा, बाकी ये किसी को भी फायदा फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी 100% जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू ही होती है, ऑल इंडिया कोटा से ही होती है। यस सर, यस सर। ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं? जैसे कुछ कॉलेज है सर जिसमें स्टेट कोटा नहीं होता, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं। हाँ। जैसे कि आपका एम्स के सारे कॉलेजेस आ गए, और आपका एएफएमसी हो गया, इसमें कोई आपका एक तरीके से स्टेट कोटा नहीं है। आपका बीएचयू हो गया, ठीक है। इस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं जो आपके प्योरली आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए 100% ओपन है, उसमें कोई स्टेट कोटा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जिनकी अच्छी रैंक है, अच्छे मार्क्स हैं, उनको इन पे बिल्कुल टारगेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो प्राइम इंस्टीट्यूट है देश के, तो डेफिनेटली आपको अगर अच्छी रैंक है उस रेंज हम्म। में तो आपको इनके लिए ट्राई करना चाहिए। ये लोग रिस्क ले सकते हैं स्टेट काउंसलिंग में ना बैठने का। हाँ मतलब काफी सारे बच्चे होते हैं जिनकी रैंक ही काफी अच्छी है, 1000 में रैंक है, तो उसको हाँ। वैसे भी ऑल इंडिया के थ्रू भी अपने स्टेट का नंबर 1 कॉलेज वैसे ही मिल रहा है, तो बिल्कुल। स्टेट स्किप भी कर सकते हैं। बट उन लोगों को नहीं करना है जिनकी थोड़ी सी भी 2000 3000 से बाहर है, उनके उनको लिए तो। दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसा भी सुनने को मिलता है कुछ पीजी के लिए कोटा होता है, जैसे एम्स में आपने किसी भी कॉलेज से किया है तो पूरे एम्स में पीजी के लिए कोटा होगा। तो वो क्या होता है, और क्या और कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें ऐसा पीजी के लिए प्रेफरेंस मिलता है या कोई कोटा होता है? तो इसमें बेसिकली दो तरीके का कोटा होता है, एक तो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, एक यूनिवर्सिटी का कोटा होता है। जैसे ओके। दिल्ली में जो भी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आ रहे हैं, हम्म। उनके 4 5 जितने भी कॉलेज हैं, और जो डीयू के अंदर कॉलेज आ रहे हैं जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस के अंदर से आपने किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस यदि करी है, हम्म। तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उनकी 50% सीटें रिजर्व है आपके लिए, आप लोगों के लिए रिजर्व है। तो वो कंपटीशन एकदम बहुत कम हो जाता है। आपका कंपटीशन आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले 3 4 कॉलेज के बच्चों से है, क्योंकि आधी सीटें तो आपके लिए रिजर्व है ही। दूसरा अच्छा। कोटा होता है सर इंस्टीट्यूशनल कोटा, जो एम्स के अंदर होता है। हम्म। एम्स के अंदर अगर आपने एम्स से एमबीबीएस करी है, तो एम्स की जो रोस्टर बनता है सीट मैट्रिक्स का, उसमें 50% सीटें एम्स वाले बच्चों के लिए होती हैं। जैसे अगर आपने किसी भी एम्स से करी है, तो हम्म। एम्स का जो सीट मैट्रिक्स आता है उसमें 50% सीटें उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एम्स से एमबीबीएस करी है, तो वो बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो इसका काफी फायदा होता है, कंपटीशन आपका बहुत ही कम बच्चों से हो जाता है। आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपका एक तरीके से कंपटीशन हो जाता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को आपको इसलिए भी प्रेफर करना चाहिए क्योंकि आगे फर्दर पीजी में जाके आपका हम्म। कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसी वजह से कई स्टूडेंट्स चाहे नए एम्स खुले हों उनमें भी जाना प्रेफर करते होंगे, क्योंकि बिल्कुल अगर पीजी के इस वाले बात को अगर वो ध्यान में रखेंगे तो। बिल्कुल सर। हम्म। अच्छा, ऐसे और भी कॉलेजेस होते हैं क्या, ये डीयू वाले और एम्स को छोड़ के ऐसे और भी कॉलेजेस होते हैं क्या? जैसे कुछ कॉलेज, जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज है आपका, उसमें हम्म। भी कोटा है एक तरीके से। अगर आपने उसके यूनिवर्सिटी के अंदर का जो भी कॉलेज आ रहे हैं हम्म। वहां से एमबीबीएस करिए, तो बीजे मेडिकल कॉलेज की कुछ सीटें आपके लिए रिजर्व होती हैं। बट मोस्टली जो स्टेट के कॉलेज हैं उनमें इस तरीके की पॉलिसी नहीं है, बहुत ही कम कॉलेजेस में इस तरीके का है। ओके। तो जिनकी रैंक अच्छी है उनको इस पे फोकस करना चाहिए, ताकि बाद में इंटरनल उनके पीजी लिए। कोटा के ऊपर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और लगभग अराउंड किस रैंक तक या किस मार्क्स तक के स्टूडेंट को काउंसलिंग में बैठना चाहिए? और मान लो कोई स्टूडेंट ड्रॉप भी ले रहा है, तो क्या उसको काउंसलिंग में बैठना चाहिए जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, ताकि अगले साल जब वो सेलेक्ट होगा तो उससे कोई गलती ना हो जाए? सर इसका सिंपल सा ये है कि एग्जैक्टली कट ऑफ, ये ऐसा रिजल्ट तो है नहीं कि आपके रिजल्ट में पास और फेल लिख के आ रहा है। बिल्कुल। इसमें आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करानी है, और एग्जैक्टली जैसे कट ऑफ 26,120 पे मिलेगा, 26,121 पे नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। आपको नहीं हम्म। पता एग्जैक्टली कहाँ पे बंद होने वाला है। ये कई लोगों को लगता है कट ऑफ रिजल्ट आती है तब डिसाइड हो जाती है, कट ऑफ तब डिसाइड होती है
जब सारे जब काउंसलिंग का काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है, खत्म अगले हो साल जाती वालों है। के लिए काम की चीज होती है, उस साल वालों हाँ। के काम की चीज नहीं है। हाँ। तो बेसिकली आपके जो उस रेंज के बच्चे हैं जो थोड़े से ऐसे जोन में हैं जिनका कहीं पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ बच्चों का क्लियर होता है कि मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ बच्चों का क्लियर होता है नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे बीच के जोन के होते हैं, उनको डेफिनेटली जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आपके चांसेस बन सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि काउंसलिंग किस स्टेट का कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है, किस स्टेट से टॉप 20,000 में अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन हुआ, किसी स्टेट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया, तो आपके ऑल हम्म। इंडिया कोटा में मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि वही हम्म। बच्चे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस साल की अगर मैं बात करूं, जो रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि अपने पास रैंक आ चुकी है, तो हम्म। मार्क्स की वैल्यू तो कुछ है नहीं, पर फिर भी सेम मार्क्स पे क्या रैंक है उसकी अगर मैं रैंक देखूं, तो मैं मार्क्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा, क्योंकि हम्म। रैंक की फॉर्म में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों को समझना। तो अगर ऑल इंडिया कोटा में जैसे पिछले साल जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 25,200 के आसपास कॉलेज मिला था। हर साल ये नीचे की तरफ जाता है, मतलब स्टूडेंट्स के फेवर में जाता है। जैसे हम्म। 25,200 पे मिला तो ये 26, 26.5, 27 ऐसे की तरफ जाएगा हर साल। पिछले 6-7 सालों से आप देखोगे हर साल, क्योंकि नई सीटें नए बढ़ती, कॉलेजेस आ रहे हैं, नई सीटें आ रही, बिल्कुल। नए कॉलेजेस आ रहे हैं, और पुराने कॉलेजेस में जैसे किसी में 150 सीट है तो उसकी बढ़ के 200 हो गई, किसी हम्म। हो गई। हम्म। तो हम्म। ऐसे नई सीट्स ओपन होती हैं, तो आपका कहाँ पे क्लोज होगा पता नहीं, पर 25,200 से नीचे डेफिनेटली जाएगा। तो हम्म। अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में 525 से ऊपर है, हम्म। ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेट कोटा की कट ऑफ बिल्कुल अलग अलग है हर स्टेट की। बिल्कुल। इस 525 से ऊपर है आपका स्कोर, तो डेफिनेटली काउंसलिंग में बैठना चाहिए, और काफी डिसेंट चांस है कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाए ऑल इंडिया कोटा से। और इसके अलावा 520 से ऊपर ईडब्ल्यूएस में बैठना चाहिए, हम्म। और 430 से ऊपर एससी में बैठना चाहिए, और 410 से ऊपर एसटी कैटेगरी में बैठना चाहिए। काउंसलिंग में हम्म। पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपने बोला कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। अगर हम्म। देखो आपका स्कोर बिल्कुल ही बहुत कम है तो हम्म। कोई सेंस बनता नहीं है। पर अगर आपका स्कोर थोड़ा सा रेंज में है, या फिर आप कुछ कॉलेजेस को लेके बच्चे श्योर नहीं होते, हम्म। ऐसे कि मैं प्राइवेट लूं ना लूं, हम्म। देखेंगे बाद में, तो ऐसी सिचुएशन में आप अनश्योर हो, तो एक बार काउंसलिंग में बैठ जाओ। आगे आपका जब तक डिसीजन बनेगा, क्योंकि काउंसलिंग 2-2.5 महीने चलती है, हम्म। तब तक आपका डिसीजन भी बन जाएगा और आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते रहोगे। तो टोटली डिपेंड उन बच्चों पे, आपका स्कोर क्या है, उनको तो बैठना ही है जिनका अच्छा स्कोर है, और जो थोड़े बॉर्डर लाइन वाले हैं उनको भी बैठना है, और जो थोड़ा सा अनश्योर है अभी कि कॉलेज हम्म। इस साल लेना है, कोई सा भी कॉलेज लेना है या फिर ड्रॉप करना है, थोड़ा अनश्योर है, वो काउंसलिंग में एक बार पार्टिसिपेट जरूर करें। और सर, जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, मान लो किसी को ये लगभग आइडिया लग ही रहा है, कईयों को तो काउंसलिंग में बैठ के आइडिया लगेगा कि हमें गवर्नमेंट तो मिला नहीं है, और हाँ कईयों को पहले से ही पता है कि उनको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। तो उनको, अगर फीस के अकॉर्डिंग बात करें, कई लोग चाहते हैं फिर ठीक है, अगले साल का ड्रॉप लेने का रिस्क नहीं लेना है, कॉलेज लेना है, चलो प्राइवेट ही लेते हैं। तो फिर वो वहाँ पे फीस का बड़ा फैक्टर आता है। तो क्या ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनकी प्राइवेट की फीस एक डिसेंट रेंज में होती है, और बच्चे उनको किस रेंज के मार्क्स तक ऑप्ट कर सकते हैं, या सर, किस रैंक तक के? सर सिंपल सा है कि इसमें जितना ज्यादा अच्छा स्कोर उतनी कम फीस, जितना कम स्कोर उतना आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। प्राइवेट का फंडा सिंपल है। तो अब कुछ स्टेट है जहाँ पे थोड़ी सी फीस अच्छी है, कम है बच्चों के लिए, बच्चे वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। जैसे कुछ स्टेट अगर मैं बात करूँ, केरला है, केरला का हम्म। पूरा एमबीबीएस का बजट आपका 45 to 50 लाख में पूरी एमबीबीएस हो जाती है। अच्छा। और अगर आप राजस्थान जैसे स्टेट से करोगे तो 1 करोड़ के आसपास बैठता है आपका, तो हम्म। लगभग हाफ हो गया। पर उसमें आपको हर किसी स्टूडेंट को नहीं मिल सकता, उसमें आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए फिर, क्योंकि उसमें कंपटीशन है। क्योंकि जिन भी बच्चों को गवर्नमेंट नहीं मिला, तो वो सारे बच्चे फिर कम बजट के लिए केरला जाना पसंद करते हैं। हम्म। तो अगर आपकी 75,000 के आसपास रैंक आ रही है, ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि इसमें कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, सब बच्चे जनरल हैं, तो हम्म। 75,000 के आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो डेफिनेटली आपको केरला में मिल सकता है, जिसका बजट 45 से 50 लाख है। हम्म। इसके अलावा कर्नाटका में भी आप ट्राई कर सकते हो, कर्नाटका का एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे हैं इंडिया के, वो कर्नाटका के हैं, जिसका बजट आपका 60 लाख के आसपास जाता है। हम्म। और उसके लिए अगर आपकी 1.5 लाख के आसपास रैंक है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान वाले बच्चों के पास में सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, जैसा अपन ने डिस्कस किया था। बिल्कुल। उसमें अगर आपकी 60-70 थाउजेंड के आसपास रैंक है, डिपेंड ऑन कैटेगरी, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन होता है, तो आपको मिल सकता है। उसमें आपको कॉलेज मिल सकता है जिसका बजट 45 के आसपास है। एक और अच्छा ऑप्शन है जो बहुत कम स्कोर वाले बच्चे भी ले सकते हैं, वो यूपी है, जिसका अच्छा। बजट 65 से 70 के आसपास जाता है। हम्म। और उसमें आपका स्कोर अगर 200 प्लस भी है,
तो आपको हम्म। अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी यूपी में। और सबसे अच्छा बच्चे इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो नॉर्थ इंडिया का कल्चर हो गया, जो हम्म। नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो और यूपी में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है और बजट फ्रेंडली हो जाते हैं थोड़ा। 12 से 14 लाख ईयरली उनकी फ़ी होती है, जो हम्म। कि बाकी कॉलेजेस जिनकी 20-25 के बीच है उनकी तुलना में काफ़ी कम है। हम्म। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सर किसी को पता है कि मुझे गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, और वो पहले राउंड से अपना प्राइवेट का फिक्स टारगेट रखते हैं कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए इस रैंक पे, तो ऐसा हो जाता है कि उनको फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो प्राइवेट कॉलेज मिलने का, क्योंकि बाद में जिनको गवर्नमेंट नहीं मिलता होगा वो सेकंड थर्ड राउंड पे लौट के अगर हाँ, प्राइवेट में आते होंगे, तो तब एकदम से प्राइवेट वाली काउंसलिंग में भीड़ बढ़ जाती होगी, तो ऐसा भी कुछ बिल्कुल होता है बिल्कुल क्या? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जो टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं हम्म। उनको बच्चा थोड़ा सा फर्स्ट राउंड में कैजुअल लेता है थोड़ा सा काउंसलिंग को। हम्म। अभी उनका डिसीजन बन नहीं पा रहा, बजट वाली चीज नहीं बैठ रही, अभी ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, जो सबसे कम फीस की डीम्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, सिम्बायोसिस पुणे, जो गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। उसकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आपकी ऑलमोस्ट जाती है 50,000 से 55,000 के बीच। हम्म। तो और सेकंड राउंड में सर ये कट ऑफ आपकी 30,000 के आसपास, 28,000 के आसपास आ जाती है। तो इतना प्राइवेट ड्रॉप? कॉलेजेस में उल्टा है सर। आपको अगर कॉलेज लेना है अच्छा, कम बजट हम्म। में लेना है, तो तो फर्स्ट पहले राउंड में लो। लेना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपकी हर राउंड में नीचे की तरफ आएगी कॉल सीट और रैंक, हम्म। की आपके गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ब्लॉकिंग है ना। ऑल इंडिया में भी बच्चों ने सीट रोक रखी है, स्टेट में भी रोक हम्म। रखी है। फिर धीरे धीरे बच्चे खाली करते हैं। प्राइवेट में एक बार जो उन्हें, जिसको सीट मिल गई वो सीट छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको इतने कम बजट की सीट मिली है, उसको गवर्नमेंट का भी चांस नहीं है, तो सीटें खाली बहुत कम होती हैं अच्छे हम्म। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। और जो हम्म। थोड़े लोअर वाले हैं उनकी तो आप लास्ट राउंड तक भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत इन डेप्थ, मतलब आपने इस फील्ड में पूरा रिसर्च कर रखा है। जो भी आपका 5-6 सालों का गाइड करने की जर्नी है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि कई स्टूडेंट्स ना यूनिवर्सिटी के स्टेब्लिशमेंट ईयर देख के और बहुत दूर साउथ में जाके कॉलेज ले लेते हैं। हो सकता है उनको नॉर्थ में भी कॉलेज मिल रहा हो, बस उन्होंने सिर्फ एक ईयर वाला टैग देख लिया। ये किस हद तक सही है? देखो, अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो तो एक अलग बात है, पर आपके पास ऑप्शन है, फिर ये किस हद तक सही है, और कैसे स्टूडेंट को इसको बैलेंस ढूंढना चाहिए अपना? हाँ सर, ये भी एक काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट इस सवाल को लेके आते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे राजस्थान के होते हैं, तो राजस्थान में तो कट उनको ऑफ। लगता है कि उनकी रैंक की वर्थ उनको फील नहीं होती, क्योंकि नया कॉलेज मिल रहा है एकदम। तो वो हम्म। सोचते हैं कि साउथ में 50 साल पुराना कॉलेज लेने चले जाएं। तो एक्चुअल में आपको इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने होम स्टेट के अंदर ये चीज नहीं देखनी। होम स्टेट के अंदर चाहे कितना ही दूर कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जाना ही जाना है। आप कोटा से हो, एसएमएस जयपुर मिलना है तो जाना ही जाना है एसएमएस जयपुर, ये नहीं कोटा में मैंने एमबीबीएस कर ली। बट ये चीज आपकी जब अदर स्टेट पे आती है, स्पेशली आपकी जहाँ पे कल्चरल बैरियर है, क्योंकि वहां पे जो अदर स्टेट में बच्चे करते हैं एमबीबीएस, उनको सिर्फ अच्छे कॉलेज नहीं, बाकी के स्ट्रगल भी बहुत सारे उनके साथ में। लैंग्वेज का इशू आता है सर। अगर हॉस्पिटल में अगर वो जाएंगे, अगर उनको लैंग्वेज, पेशेंट किस भाषा में बात कर रहा है वो समझ नहीं आएगी, के दौरान उनको काफी दिक्कत का महसूस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें, फूड की दिक्कत आती है बच्चों को। काफी ऐसे इलाके हैं, अगर कोई वेजिटेरियन है स्पेसिफिकली, तो वेज फूड कई जगह नहीं मिल पाता। इस हम्म। तरीके की दिक्कत आती है। और सबसे बड़ा है सर कि आपको 5.5 साल वहाँ पे सरवाइव करना है। हम्म। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आपको घर पे बहुत टाइम हो गया, आप थोड़ा सा फ्री चिल ज्यादा ही करते हैं। दूर चले जाओ। काफी सारे बच्चे गोवा चले जाते हैं एमबीबीएस लेने, हाँ। एमबीबीएस लेके गोवा चले जाते हैं, शिमला कॉलेज ले लेते हैं। बट वो चीजें आपको घूमने फ्रीडम एक लिमिट तक अच्छी है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ डे 5.5 साल वहां पे सरवाइव करना है। अब आप अपने होम स्टेट में रहोगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपको कल्चर वाइज देखो, और यहाँ के कॉलेज कोई कमी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बता देता हूँ, आजकल सर जो एजुकेशन सिस्टम हो गया है स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उसमें सब कुछ बच्चे पे डिपेंडेंट है। हम्म। सारे रिसोर्सेज एम्स दिल्ली से पढ़ रहे हो चाहे अंडमान निकोबार के कॉलेज से पढ़ रहे हो, सब पढ़ना बच्चे खुद को ही है। एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। जो हम्म। ऑनलाइन 2-3 प्लेटफॉर्म है, वही टीचर आपको पढ़ा रहा है, और उसी से सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपके प्रोफेशनल एग्जाम हो चाहे आपका पीजी का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो सही उस बात। सिचुएशन में अगर आप कॉलेज के टैग के पीछे भाग रहे हो सिर्फ ये सारी चीजें सेक्रीफाइस करके, तो मेरे हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है। बहुत सारे बच्चे डिसीजन लेते हैं, उनको बाद में गिल्ट भी होता है, रिग्रेट होता है। और बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे कि छोटी जगह हम कैसे रहेंगे, पर स्टार्टिंग के कुछ टाइम आप कहीं भी जाओगे नया लगेगा आपको। पर आपके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा है मेरी नज़र में, आपको अपने होम स्टेट में लेने के, एज कम्पेयर टू आप सिर्फ पुराने कॉलेज के पीछे भाग रहे हो तो। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अपना बैलेंस ढूंढना ही पड़ेगा।
बिल्कुल सर। और कई स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती, वो अपना गूगल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि यार ये वाला कॉलेज इस ईयर में हुआ था, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें नॉलेज की जरूरत बहुत ज्यादा है। यस अच्छा सर। सर, एक बहुत चीज सुनने में आती है, कुछ बॉन्ड कॉलेजेस होते हैं, तो कई बच्चे थोड़ा सा वो प्रेफर नहीं करते हैं। क्या होता है ये, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? सर दो तरीके का बॉन्ड होता है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, हम्म। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। मतलब हम्म। अगर बीच में आप एमबीबीएस छोड़ के जाते हो, हम्म। कोई बच्चा ऐसा है कि इस साल किसी स्टेट में मिल गया दूर कॉलेज पर, नीट की तैयारी कर रहा है साथ के साथ, अगले अगले साल साल अपनी फिर हो गया। हम्म। तो वो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है कि आप बीच में एमबीबीएस की सीट खराब करके नहीं जा सकते। ठीक वो है। होता है। एक होता है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि सर जैसे कुछ स्टेट, क्योंकि आपका ये जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल एजुकेशन है, ये स्टेट के अंडर आता है। तो स्टेट को एक सफिशिएंट नंबर में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम्म। कोई स्टेट आपको एमबीबीएस करा रहा है, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है इतने मिनिमल फीस पे, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उस स्टेट में सर्व करोगे। बिल्कुल। तो ऐसे में वो सर्विस बॉन्ड भी रखते हैं कुछ स्टेट पर। इसमें सर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो सर्विस बॉन्ड गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इम्प्लीमेंट करे या ना करे। क्योंकि आप देख रहे होगे नंबर ऑफ डॉक्टर्स काफी ज्यादा हो चुके हैं अब इंडिया में। हम्म। पहले जैसी जैसे 10 साल पहले सिचुएशन थी, अब वो सिचुएशन नहीं है। हम्म। सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल है, तो मोस्ट ऑफ स्टेट में सर ये इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। जैसे राजस्थान में 2016 से 2 साल का बॉन्ड है, हम्म। और 2 साल का बॉन्ड एक भी बच्चे के ऊपर अभी तक 2016 बैच से 19 बैच तक की एमबीबीएस कंप्लीट हो गई। 4 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, पर एक भी बच्चे पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो चाहे बॉन्ड है। उन्होंने सर्व नहीं भी किया है। हाँ बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ने बोला ही नहीं ना, उनको फोर्स नहीं करा गवर्नमेंट ने, तो तब तक उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा वो। तो गवर्नमेंट जब बोलेगी जब उनके पास डॉक्टर्स की कमी होगी। डॉक्टर्स की कमी तब होगी जब नंबर ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट कम होंगे। तो वो आजकल काफी सारे मेडिकल कॉलेज खुलने की वजह से काफी सारे डॉक्टर्स हो चुके हैं। तो हम्म। वक्त का लेके थोड़ा सा मिथ है। पर डेफिनेटली अगर आप बहुत दूर जा रहे हो अपने स्टेट से, जहाँ पे आपको लग रहा है कि 5.5 साल ही बड़ा मुश्किल से कट जाए, वही बड़ी बात है, वहां तो पे आप फिर दो तो ध्यान साल रखना बॉन्ड तो पड़ेगा। कम से कम अवॉइड करो, वो चीज आप हम्म। अवॉइड करो तो हम्म। बेटर रहेगी। तो हर कॉलेज का बॉन्ड होता है या किसी किसी कॉलेजेस में ही बॉन्ड्स होते हैं? बेसिकली सर ये स्टेट वाइज होता है बॉन्ड, की स्टेट के सभी ओके। कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सेम बॉन्ड है एक स्टेट में, इस तरीके स्टेट की। की पॉलिसी है, उस स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट हाँ कॉलेजेस आ रहे हैं उन सबकी पॉलिसी है। बिल्कुल। अच्छा, प्राइवेट में भी होता है क्या? प्राइवेट में नहीं होता सर। वैसे इतने पैसे दिए बच्चे ने। हाँ हाँ। अच्छा सर, एक स्टे वैकेंसी राउंड होता है जिसको हम फोर्थ राउंड कहते हैं। जी। तो उसमें किनको बैठना चाहिए, क्या कॉलेज अपग्रेड होने के उसमें चांसेस होते हैं क्या? वो किनके लिए डिजाइन्ड है वो राउंड? सर उसमें पहली बात तो अपग्रेडेशन नहीं होता। हम्म। वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज नहीं लिया। हम्म। एटलीस्ट थर्ड राउंड में तो कॉलेज नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है, वो ठीक है। कंसिडर नहीं करते वो। हम्म। तो वो उन बच्चों के लिए होता है जिनको अभी कोई कॉलेज ही नहीं मिला, ना ऑल इंडिया से मिला थर्ड राउंड में, ना स्टेट से मिला। हम्म। तो इसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं मैक्सिमम तो, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के खेल में फोर्थ राउंड में जाते हैं। वहां पे ऐसा होता है कि ज्यादातर बच्चे जिन्होंने आपसे ऊपर रैंक वाले बच्चे हैं, जैसे आपकी रैंक 22,000 है, तो हम्म। आपसे ऊपर के ज्यादातर बच्चे सेटल हो चुके होते हैं ऑल इंडिया के थर्ड या स्टेट के थर्ड राउंड तक। हम्म। और जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट थर्ड राउंड तक जमा करा रखे हैं ऑल इंडिया स्टेट कोटा के किसी भी कॉलेज में, हम्म। वो सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है। उन बच्चों की लिस्ट आती है बकायदा कि इनको ओके। फोर्थ राउंड में अलॉटमेंट के लिए कंसीडर ना करा जाए। हम्म। तो उन बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, तो ऐसे में कंपटीशन कम हो जाता है उनका। अब हम्म। जिस उससे ऊपर के ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी सेटल हैं, तो 22,000 रैंक वाला बच्चा टॉपर है एक तरीके से स्ट्रे हम्म। राउंड में। हम्म। और कुछ सीटें भी आती हैं, क्योंकि सीटें ऐसे आती हैं सर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में अलॉट करवा लिया हम्म। और सीट छोड़ दी, क्योंकि 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इजीली बच्चे अफोर्ड कर लेते हैं। और उसका काम चल रहा है ऑलरेडी, अपने स्टेट के सेकंड राउंड से उसके पास सीट है, उसने बस हम्म। देखने के लिए कराई थी कि मुझे ऑल अच्छा। इंडिया में क्या मिलता है, और अगर हम्म। अच्छा मिलेगा तो मैं सोचूंगा। और ज्यादातर बच्चा स्टेट में ही रहता है, वो सोचता ही रह जाता है, वो सीट फिर स्ट्रे में चले जाती है। तो ओके। ऐसी सीटें आती हैं और इस तरीके के बच्चे आते हैं। वो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का राउंड है, जहाँ पे कुछ बच्चे जो की बात करूँ तो ऐसे कॉलेज उनको मिल जाते हैं जो 5,000 6,000 रैंक पे क्लोज हुए होते हैं, और उनको 22-23 हजार रैंक तक मिल जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर ऐसे ही मिल रहा होता तो फिर सभी रुक जाते, थोड़ा आपको सही रिस्क बात है। लेना पड़ेगा। और रिवॉर्ड भी उसका इस तरीके का है, आपको इस तरीके का रिवॉर्ड मिलता है उसमें। हाँ, नाम ही सजेस्ट कर रहा है स्टे राउंड, जिसको कॉलेज बिल्कुल। नहीं मिला है हाँ सर। उसके लिए। अच्छा सर, जिनको काउंसलिंग के बाद
या अभी डाउट है, जैसे कि उनके जो रेंज है मार्क्स के उसमें डाउट है कि एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्राइवेट उनको क्लियर है हमें नहीं लेना है, यस सर। तो और ऑप्शंस भी है जैसे बीएमएस है, बीडीएस है, वेटरनरी है, तो अराउंड किस मार्क्स के डिफरेंस तक उनको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं इस सर बार के नीट एग्जाम देखते हुए? जैसे ये कोर्सेज हैं आपके, अगर इनकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो थोड़े कम संख्या में इनके कॉलेजेस होते हैं। और दूसरी हम्म। बात ये कि सभी बच्चे इन कोर्सेज को प्रिफर नहीं करते। मतलब एमबीबीएस की सीट कोई मुश्किल ही होता है जो छोड़ दे और अगले हम्म। साल तैयारी फिर से करे। हम्म। जबकि इन कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये कोर्सेज मिल रहे होते हैं, पर वो इसको नहीं लेते हैं क्योंकि उनका एम एमबीबीएस का होता है, अगले साल वो ड्रॉप कर लेते हैं। तो ऐसे कोर्सेज में अगर आपका स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ से 50 to 70 मार्क्स कम है, जो आपने कोर्सेज का नाम लिया, तो वहां तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। इनफैक्ट 100 मार्क्स तक भी कम है तो भी आपको ट्राई करना चाहिए इन कोर्सेज में, अगर आप इंटरेस्टेड है। जैसे बीएमएस, बीडीएस और वेटनरी का आपने नाम लिया, तो हम्म। डेफिनेटली अच्छे कोर्सेज हैं, इनमें अच्छा करियर ऑप्शन है आपके पास में। और अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आपके जिस भी कैटेगरी की आप बात करो, उस कैटेगरी की कट ऑफ से आपके 50 से 70 100 नंबर तक भी कम है, तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए इनके। इनकी भी काउंसलिंग मोस्टली इसी तरह से स्टेट और ऑल इंडिया टाइप से ही? बिल्कुल 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 सर। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी फिलहाल तो ऐसे जोन में आ गए कि दोबारा तो पेपर नहीं दे पाएंगे, जो भी कॉलेज मिल रहा है, चाहे बीडीएस मिल रहा है या बीएमएस भी कई लोगों का बहुत प्रेफरेंस होता है, और उसके साथ पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे, तो हाँ यस सर। उनको फिर इन सब काउंसलिंग में बैठना चाहिए। अच्छा, नीट काउंसलिंग के दौरान स्टूडेंट्स यूजुअली क्या क्या गलतियां करते हैं? सर सबसे बड़ी गलती है कि वो जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो एक किसी का कॉपी पेस्ट कर देते हैं सिंपली, क्योंकि आपके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर आपका इंडिविजुअल है। वो आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया, ये देख लेते हैं कितना पुराना कॉलेज है, वो भर दिया। और सबसे बड़ी गलती सर इस तरीके से होती है कि सबसे पहले मैं राजस्थान के कॉलेज भरूंगा, फिर मैं हम्म। यूपी के भरूंगा। तो वहां पे सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो गया कि आपने राजस्थान का आखिरी कॉलेज मान लो धौलपुर है, हम्म। तो आपका धौलपुर की प्रेफरेंस ऊपर है बजाय केजीएमसी जो आपका नंबर 1 कॉलेज है यूपी का। तो हम्म। ऐसा बिल्कुल ब्लंडर सीक्वेंस है ये कि आप केजीएमसी जो वन ऑफ द टॉप कॉलेज है इंडिया का, उसको आप धौलपुर से भी नीचे डाल रहे हो। हम्म। तो आपको ऐसा मिक्स करके भरना होता है। उसमें आप मिक्स ऑर्डर इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि भाई मैं अपने नॉर्थ इंडिया के टॉप टॉप कॉलेजेस भरूंगा, या फिर स्टेट के मैं 3 4 भरूंगा, उसके बाद में आसपास के स्टेट के एटलीस्ट टॉप टॉप कॉलेज तो भरूं। फिर मैं चाहे लोअर कॉलेजेस में से अपने स्टेट के लोअर कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दूंगा, पर ऐसे नहीं कि आप पूरे स्टेट वाइज पूरा भर रहे हो। क्योंकि स्टेट में अगर आपको कॉलेज लेना है तो वो तो ऑप्शन आपके पास स्टेट कोटा की काउंसलिंग में भी है, और ऑल इंडिया में भी आप दो प्रेफरेंस अपने स्टेट को डेफिनेटली दो, पर इस तरीके का ऑर्डर जिसमें कि आप अपने स्टेट के आखिरी कॉलेज को किसी नियर बाई स्टेट के टॉप कॉलेज से ऊपर। हम्म। तो ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। प्रेफरेंस का ऑर्डर। बिल्कुल सर। हम्म। अच्छा, लालच वाला भी गलती होती है क्या कि कॉलेज मिल गया उसके बावजूद भी और फिर वो जो सेकंड राउंड में होता है कि फीस वापस से रिफंड नहीं होती है, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है क्या? मतलब सर कैसे? मतलब जैसे कई स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गया है, अब वो चाहते हैं उसको अपग्रेड करना, तो हाँ कौन हाँ। से राउंड में आके लगभग उनको रुक जाना चाहिए कि यार? अपग्रेडेशन तो सर अभी एमसीसी अलाउ करता है 3rd राउंड तक ही। तो हम्म। आपको डेफिनेटली जब तक आपके लिए एप्लीकेबल है अपग्रेड कराना चाहिए आपको। क्योंकि हम्म। अपग्रेड का मतलब ये है कि दो तरीके से आप अपग्रेड करा रहे हो। तो पुराना कॉलेज में आपने रिपोर्ट करा है, तभी हम्म। आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन है। तो उससे ऊपर वाले कॉलेज ही आप सिर्फ फिल करो। जो बिल्कुल। कॉलेज रिपोर्ट करा दिया वो सीट तो हाँ, आपको हो ही गई, उससे ऊपर का कोई मिलेगा तो तो आपको। कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो और इसको हाँ ज्वाइन कर वो लो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो अभी से बच्चों को रेडी रखने चाहिए काउंसलिंग के लिए? कई बार ऐसा होता है बच्चे कुछ किसी की टीसी मिस हो जाती है और वो भूल जाते हैं और उसको री इशू कराना पड़ता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन जनरल जो इम्पोर्टेंट है? डॉक्यूमेंट्स में सर मेनली जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, एक तो नीट का एडमिट कार्ड हो गया, नीट का स्कोर कार्ड हो गया। इसके अलावा 10th की मार्कशीट हो गई। 11th की मार्कशीट बच्चे मिस कर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल काफ़ी सारे कॉलेज लेवल पे काफ़ी सारे स्टेट 11th की मार्कशीट मांगते हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो डुप्लीकेट अपनी निकलवा लो स्कूल से जाके। और 11th की मार्कशीट के अलावा 12th की मार्कशीट हो गई आपका। और आपका डोमिसाइल हो गया। डोमिसाइल कुछ स्टेट मांगते हैं, कुछ स्टेट में अगर आपने 10th 12th वहाँ से उसी स्टेट से करी है तो डोमिसाइल भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया।
आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया जो स्कूल से बनता है, स्कूल से अगर आपका नहीं है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाके भी आप बनवा सकते हो। और बाकी आपका जो गैप सर्टिफिकेट हो गया, जिन बच्चों ने गैप दिया है, अपने प्रिपरेशन करी है, कोचिंग में ड्रॉप ईयर किया है, तो वो नोटरी पे जाके 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अपना गैप सर्टिफिकेट भी बनवा हम्म। सकते हैं। और बेसिकली एक दो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके कॉलेज आपको बता देता है, और उसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। वो आप कुछ बाद में टाइम भी आप देंगे कि आप उसको कॉलेज डिपॉजिट में कर। सबमिट करा दो। हम्म। जो बच्चे सर रिजल्ट के बाद और अभी रैंक के बाद डिप्रेस फील कर रहे हैं, हाँ सर। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर इसमें तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहूँगा, मेरा खुद का थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था सिलेक्शन, और आफ्टर डूइंग एमबीबीएस मुझे ये लगा कि ये ना तो एग्ज़ाम सब कुछ है, ना ये कोर्स सब कुछ है। लाइफ में आपके पास में हमेशा सेकंड अपॉर्चुनिटी होती है, और लाइफ में आपको ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली एग्ज़ाम जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो लाइफ एकदम स्मूथ है। स्ट्रगल आगे भी है, हर फील्ड में स्ट्रगल है, तो आप किसी और फील्ड में जाके भी वो स्ट्रगल करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और मेरे हिसाब से तो इस फील्ड से कम ही स्ट्रगल करके आपको ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रगल इस फील्ड में है, तो ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, क्योंकि आप विजन टनल विजन हो जाता है थोड़ा। आप मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने भी ये डिप्रेशन या फिर ऐसा फेज महसूस किया था, बट ब्रॉडर पिक्चर में आप देखोगे तो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, आप इसको इतना दिल पे मत लगाओ, और बेसिकली कुछ दिन का समय लो। एकदम से अगले दिन से इतना मोटिवेटेड कोई नहीं होता, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सबको समय लगता है एक बार रिकवर होने में। तो कुछ दिन का समय लो, और आप आराम से समय लेके अपने दोस्तों से डिस्कस करके, फैमिली से डिस्कस करके कि आपको फर्दर क्या करना है, ड्रॉप करना है या फिर आपको किसी और कोर्स में एनरोल करना है। पर सबसे पहले अभी तो अपने आप को ब्रेक दो कुछ दिन का। सही बात है। अपने आप को संभलने का, सोचने का, ताकि सही डिसीजन ले पाओ। जी सर। तो बच्चों, ये थे हमारे पुलकित शर्मा सर, जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है जेएलएन अजमेर से, और लगभग 5-6 सालों से ये बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो सर की गाइडेंस में बच्चे अच्छे कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं, और ये सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बच्चों को हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी जर्नी से सीखा, और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी जर्नी के लिए इन्होंने मोटिवेट किया और सही कॉलेजेस तक पहुंचाया। थैंक यू सर, इतने इंसाइट्स, इतनी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये काउंसलिंग सेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने नीट वाले दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताओ आप किस स्कोर पे हो और क्या कंफ्यूजन है। अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे काउंसलिंग स्लॉट्स बुक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड।